हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर सुनीता बनकेरा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। और आज मैं बीकॉम सेमेस्टर 6 के साथ आपका DSC पेपर है, न्यू वेंचर प्लानिंग यूनिट 1। और ये मेरा थर्ड लेक्चर है इस कंसर्न्ड यूनिट से। और आज मैं आप लोगों के साथ पाथवे फॉर अ न्यू वेंचर प्लानिंग पर डिस्कशन करूँगी कि कौन कौन सा विकल्प है नया उद्योग खड़ा करने का। तो पहले स्टार्ट करते हैं कितने टाइप्स होते हैं जो कि एक व्यक्ति के पास है, विकल्प के रूप में रहता है, वो नया वेंचर स्टार्ट कर सकता है। तो पहला है क्रिएटिंग अ न्यू वेंचर, दूसरा है एक्वायरिंग एन एग्जिस्टिंग वेंचर, और तीसरा होता है फ्रेंचाइजिंग होता है। तो पहला जो आपका न्यू वेंचर है स्टार्ट करने का, वो बिल्कुल ही नया स्टार्टअप रहता है, नया बिजनेस रहता है, जहां वो उसको खुद से अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करना होता है एंड एवरीथिंग ही विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल। वो उसके पास उसमें भी दो टाइप्स ऑफ न्यू वेंचर स्टार्ट करने का ऑप्शन होता है। पहला है न्यू अप्रोच होता है और दूसरा है आपके पास न्यू ओल्ड अप्रोच। इसमें क्या होता है कि नया अप्रोच में उसके पास नया आइडियाज़ रहेगा, नया टेक्निक्स रहेगा, न्यू इनोवेशंस होता है, और उनको वो पर्टिकुलरली अपना स्टडी के आधार पर वहाँ अपना न्यू वेंचर में लागू करता है। तो क्रिएटिंग अ न्यू वेंचर मीन्स एकदम स्टार्टअप, नया बिजनेस होता है जिसका कोई पहले का कोई बेस नहीं है, वो एकदम आपके मार्केट में वो न्यू एकदम सेटअप होता है एक पर्सन के द्वारा, उसका पीछे से कोई सपोर्ट नहीं रहता है, खुद का नया आइडियाज़ रहेगा, नया टेक्नोलॉजीज रहेगा, जो कि वो मार्केट को स्टडी करता है, मार्केट सेगमेंटेशन करके कंज्यूमर को स्टडी करता है, कंज्यूमर बिहेवियर के द्वारा गवर्नमेंट को स्टडी करता है, गवर्नमेंट की नीति जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को बराबर से नॉलेज गेन करके। उसके बाद होता है कि आपका कंपटीशन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करता है थ्रू हिज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो एवरीथिंग वो करता है, वो अपने इंडिपेंडेंट होकर के करेगा, यहाँ पर किसी तरीके का कोई उसको मदद नहीं मिलती है। और इसमें है कि न्यू अप्रोच में है कि वो हर एक चीज़ उसके लिए हर नया चीज़ रहता है। न्यू टू ओल्ड में क्या होता है कि जो ऑलरेडी टेक्निक्स जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके, थोड़ा बहुत चेंजेस ला करके वो नए तरीके से अपना एक नया यूनिट खोलने का प्रयास करता है। दूसरा है एक्वायरिंग एन एग्जिस्टिंग वेंचर होता है। इसमें क्या होता है कि जो पुराना एग्जिस्टिंग वेंचर है उसको किस तरीके से उसमें नया स्टार्टअप कर सकता है। सपोज कि कोई पर्सन है, अगर वो अपना बिजनेस को सेल करना चाहता है, इन दैट केस वो क्या करता है, हमेशा सेकेंड पार्टी को खोजता है कि वो पार्टी आए और उस वेंचर को ले ले। तो यहाँ पर भी यही होता है, अगर कोई नया पर्सन एज एन एंटरप्रेन्योर खड़ा होना चाहता है या फिर मार्केट में आना चाहता है, तो उसके पास ये विकल्प रहता है कि वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको वो टेक ओवर कर ले, मतलब कि वो उसको लेगा और आगे कंटिन्यू करने का कोशिश करता है। तो ये भी एक उसके लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी होता है, सेकंड ऑप्शन है कि अगर वो खुद का नया नहीं करना चाहता है तो देन ही कैन मूव ऑन फॉर सेकंड ऑप्शन, जहां उसको बना बनाया सारा चीज मिलेगा, सेटअप रहता है, बट उसको सिर्फ लेना होगा एंड देन उसको आगे करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है इसमें क्या है ना कि कहीं कहीं प्रोज भी है, कहीं कहीं आपका कॉन्स भी होता है। तो जो प्रोज एंड कॉन्स की जब हम बात करते हैं तो इस टाइप का जो बिजनेस में पर्सनल इंटरेस्ट होना जरूरी है। पर्सनल इंटरेस्ट इन सेंस कि आप पुराने बिजनेस को अगर ले रही हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि जैसे वो पिछला उस कंपनी का इतिहास क्या था, कैसा टर्नओवर था, कैसा कस्टमर रिलेशन था, कॉम्पिटिटर्स का एटीट्यूड पर्टिकुलर बिजनेस पे किस तरीके था, फाइनेंशियल स्टेटस किस तरीके था, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कितना होता था, डॉक्यूमेंटेशन की, तो ये सब कुछ बातें होती हैं जो कि उसको ध्यान देना होता है। और ये कभी तभी पॉसिबल है जब वो उसका पर्सनल इंटरेस्ट उस कंपनी के बारे में होगी। तो जितना जिज्ञासु उस कंपनी के में लिए होगा उतना ही अच्छा वो ना जो एग्जिस्टिंग कंपनी उसको वो ले सकता है। तो दूसरा तरीका से अगर इसमें हम बात करेंगे तो इवैल्यूएशन ऑफ सेलेक्टेड वेंचर्स होता है, उसमें भी एक व्यक्ति के पास बहुत सारे एग्जिस्टिंग वेंचर्स का ऑप्शन होता है
कि अगर वो वेंचर प्लान कर रहा है एग्जिस्टिंग के लिए, तो उसमें भी आप पर्टिकुलरली एक को नहीं, दो को नहीं, तीन को नहीं, 4-5 कंपनियों को आप स्टडी कीजिएगा, एंड देन ऑटोमेटिकली आप जो उसमें से जो बेस्ट होगा, जो आपके लिए सही है, उस ऑल्टरनेटिव को आप सेलेक्ट करते हैं। मतलब कि हम किसी भी ऐसा बिजनेस को हम रैंडम में सेलेक्ट नहीं करते हैं। मेरे पास अगर 5-6 विकल्प है तो उन 5-6 विकल्पों का हम पहले तुलनात्मक करते हैं, और जो मेरे लिए बिजनेस सही रहेगा हम उसको लेंगे, और उस एग्जिस्टिंग बिजनेस को लेकर के हम अपना खुद का एंटरप्रेन्योर के रूप में आगे की ओर कैरी हम करते हैं। तो जब नया बिजनेस को हम लोग जब हम लोग पुराने बिजनेस को अगर हम लेना चाहते हैं, तो उसमें कुछ फैक्टर्स होती है, जैसे कि आपका है फियर, लॉस अबाउट सक्सेसफुल फ्यूचर होता है। इसमें क्या है कि आप एक तरीके से बहुत रिलाय कर जाते हैं कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस वो अगर अच्छा रन कर रहा है तो फ्यूचर में भी उसमें किसी प्रकार का दिक्कतें नहीं होगा। दूसरा क्या होता है कि रिड्यूसेस ऑफ टाइम एंड एफर्ट होता है। आपको एक्स्ट्रा कोई टाइम और एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंस ये बना बनाया हुआ बिजनेस रहता है, सब चीज एक चैनलाइज्ड प्रॉपर वे में होता है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम और मेहनत की जरूरत नहीं होती है। फिर परचेजिंग प्राइस एक गुड प्राइस होता है। यहाँ क्या है कि बस एक चीज यही ध्यान देना है कि जब हम एग्जिस्टिंग वेंचर को ले रहे हैं, तो जिस मूल्य में भी या जिस रेट में भी या जिस प्राइस में भी हम उसको ले रहे हैं, वो थोड़ा बहुत मेरे लिए होना चाहिए जो कि हम अफोर्ड कर सके। तो एक एंटरप्रेन्योर के मद्देनजर अगर देखा जाए, तो जब हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, मेरे पास बहुत सारा विकल्प होगा एग्जिस्टिंग कंपनी का, तो उसमें हम पर्सनली हम अपने एक एंटरप्रेन्योर के तरफ से अगर सोचा जाए, तो वो प्राइस, टाइम, एफर्ट, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस, कंपनी रिलेटेड इश्यूज, चाहे वो लीगल हो चाहे किसी प्रकार का भी हो, तो ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। फिर अगर हमको इवैल्यूएशन ही करना हो, जब हम जिस ऑल्टरनेटिव को अगर हम ले लेते हैं, इवैल्यूएट करने की बात आती है, तो वर्किंग कल्चर को भी ध्यान देना होता है। बिजनेस का एनवायरनमेंट किस तरीके का है, बिजनेस किस तरीके का एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा है, किस तरीके का वर्क कल्चर उसमें फॉलो की जा रही है, प्रॉफिट और सेल का रेशियो क्या है, उसमें लास्ट प्रीवियस 5 ईयर्स में किस तरीके का प्रॉफिट था, सेल्स किस तरीके का हो रहा था, ऑपरेटिंग रेशियोज किस तरीके का है, और एट प्रेजेंट नया जो एग्जिस्टिंग वेंचर है उसका एसेट्स का वैल्यू क्या है, दैट मीन्स कि एसेट्स कितना है, लाइबिलिटीज कितना है, ताकि जब वो उसको टेक ओवर कर ले और एंटरप्रेन्योर के रूप में उसको आगे बढ़ाता है, तो ये सारी चीज जो है उसके आने वाले वर्क में कहीं किसी प्रकार का बाधा ना हो। फिर होती है कि कुछ क्वेश्चंस होता है जो एक एंटरप्रेन्योर, जो कि नया एंटरप्रेन्योर बनने वाला है, उसके मन में भी होता है अगर वो एग्जिस्टिंग वेंचर को लेता है। जैसे कि है बिजनेस को अगर बेचा जा रहा है, तो वो किस पर्पज से बेचा जा रहा है, उसका फिजिकल कंडीशन ऑफ द बिजनेस क्या है, कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री क्या है, फर्म का जो जितना एसेट्स है एंड लाइबिलिटीज, उसकी पोजीशन प्रीवियस 5 ईयर्स 6 ईयर्स में किस प्रकार से है, एंड देन उसको हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरे कंपनी के साथ में भी। फिर एम्प्लॉयज़ क्या सेम रहेंगे या उसमें हम लोग चेंजेस लाएंगे। फिर कंपटीशन किस प्रकार का है, कंपटीशन कितना लेवल का है, और बेसिकली कोई जो एग्जिस्टिंग कंपनी जिसको हम एंटरप्रेन्योर के रूप में लेना चाह रहा है, वो किस तरीके का कॉम्पिटिशन्स को फेस करता है, फर्म का प्राइस यानी जो हम बोलते हैं ना, फर्म का वैल्यू क्या है आज के डेट में, वो भी देखा जाता है। एंड देन उसके बाद ही कोई भी व्यक्ति जो है उसको लेता है। मतलब कि पर्सनल इंटरेस्ट के अलावा सेकेंड स्टेप में अगर हम उसको बात करते हैं, तो इवैल्यूएशन ऑफ वेंचर को भी करना जरूरी है। इवैल्यूएशन ऑफ वेंचर तभी पॉसिबल हो पाता है जब बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर्स को ढूंढने का प्रयास करता है एक व्यक्ति, अगर वो एंटरप्रेन्योर के रूप में एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ आना चाहता है। जब उसको लगता है कि वो संतुष्ट है अपने सवालों के साथ, पूरा मूल्यांकन करने के बाद अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन, और या फिर आप बोल सकते कि वो जो डिसीजंस अगर उसको लगता है कि हम सही हैं एंड आई कैन गो विद दैट एग्जिस्टिंग बिजनेस एज एन एंटरप्रेन्योर, देन वो मूव ऑन करता है उसको लेने के लिए। बट लेने से पहले भी डूज एंड डोंट होता है, मतलब कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे सेलर रिटेन्स अ मॉनेटरी इंटरेस्ट इन द बिजनेस है, आपका नेवर रिलाई टू द स्टेटमेंट होता है, आप कभी भी कोई स्टेटमेंट पर भरोसा नहीं कर सकती हैं। तो बिफोर गोइंग टू एन एग्रीमेंट बोला जाता है कि मॉनेटरी इंटरेस्ट को देखा जाए, सेलर का जो स्टेटमेंट है एग्जामिन करना है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखना होता है, डीप इन्वेस्टिगेशन विद द
इंटरव्यूज ऑफ द एम्प्लॉयज करना चाहिए, एंड देन ओनली वी शुड मूव फॉर नेगोशिएशन। मतलब कि आप अगर विकल्प भी ढूंढ लिए हैं, उन विकल्पों का आपने इवैल्यूएशन भी कर लिया है, बट बिफोर गोइंग टू एन एग्रीमेंट विद एग्जिस्टिंग बिजनेस कुछ है जो कि आपको करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, उसके आधार पर ही नेगोशिएशन पे मूव करती है। तो जब नेगोशिएशन होता है तो दोनों पार्टीज जो होती हैं, नया जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर, आने वाला एंटरप्रेन्योर जो उसको खरीद रहा है, एंड द ओल्ड एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर, दोनों को अपने बारे में इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना चाहिए, एंड दे शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ प्रेशर्स, एंड ऑल्टरनेटिव्स हमेशा तैयार रखना चाहिए ड्यूरिंग हिज एग्रीमेंट, और टाइम को भी ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ में अगर बहुत ज़्यादा टाइम इंडल्ज होता है, दैट मीन्स कि कहा जा सकता है कि मे बी ये जो ऑप्शन है वो बेटर ना हो, बट जिसके बारे में अगर आपको बहुत इजीली सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, विदाउट एनी प्रेशर है, आप बहुत सारा तथ्यों को जब आप खोज रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, अगर वो क्लियर रहता है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको खोजने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, नेगोशिएशन भी बहुत इजी तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि पर्सनल इंटरेस्ट से लेकर के अगर हम नेगोशिएशन तक जाएं तो बीच में बहुत सारा स्टेप्स होता है, एक व्यक्ति को करना होगा अगर वो एग्जिस्टिंग वेंचर को अडॉप्ट करता है। तो ये चीज़ है आपका पाथवे टू क्रिएट अ न्यू वेंचर होता है। थर्ड है आपका फ्रेंचाइजिंग है। फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि थर्ड पार्टी के रूप में फ्रेंचाइजी और एक आपका जो ब्रांड कंपनी रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंचाइजर, यानी यहाँ बायर होता है आपका फ्रेंचाइजी और जो सेलर होता है फ्रेंचाइजर, ये अपना फ्रेंचाइजी यानी ब्रांड नेम बेचता है थर्ड पार्टी को। उसके आधार पर वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर सकता है या डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल सकता है, बेच सकता है अपना सामान, या फिर अपना नाम देता है ताकि वो अपना खुद का स्टार्टअप कर सके। तो इस ब्रांड नेम में क्या होता है कि उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है, ओनली ही हैज़ टू पे सम लीगल चार्जेस अंडर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। और फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के अंदर में आपका जितना भी क्लॉज वगैरह रहता है, जैसे ट्रेनिंग ऑफ द असिस्टेंट्स होती है, जैसे स्टाफ्स होता है, सेटिंग अप ऑफ द स्टोर्स है, फिर आपका कस्टमर्स डिलीवरी सर्विसेज होती है, तो ये सारा अरेंजमेंट जो होगा टोटली आपका ब्रांड कंपनी करती है। ओनली यहाँ एक फ्रेंचाइज एग्रीमेंट होता है बिटवीन द फ्रेंचाइजी एंड फ्रेंचाइजर ऑन सर्टन कंडीशन, दैट इज कॉल्ड फ्रेंचाइजी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो इस बेसिस पे भी ऑप्शन है एक व्यक्ति के पास और वो अपना नया सेटअप स्टार्ट कर सकता है। तो जनरली अगर मैं सम अप करना चाहूँगी तो 3 पाथवे होता है किसी भी नया व्यक्ति को अगर एंटरप्रेन्योर बनना हो, या तो वो खुद का नया बिजनेस वो स्टार्ट करे, या तो पुराने बिजनेस यानी जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्वायर कर ले, और तीसरा होता है फ्रेंचाइज करना, यानी ब्रांड नेम को खरीद करके खुद का सेटअप को स्टार्ट किया जाता है। तो ये था आपका पाथवे ऑफ द प्लानिंग अ न्यू वेंचर प्लानिंग है। थैंक यू।